बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस कोट है कि महान उपलब्धियाँ कभी सरलता से नहीं मिलती, महान उपलब्धियाँ कभी सरलता से नहीं मिलती और सरलता से मिली हुई उपलब्धियाँ कभी महान नहीं होती, कभी महान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारे मानव रोग सीरीज़ की अंतिम क्लास है। इस क्लास में हमारे जो मानव रोग है वो टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। आज हमारे मानव रोग की अंतिम क्लास है, जिसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ लिए, उसके बाद वायरस जनित रोग पढ़ लिए, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित, ये 4 प्रकार के रोग। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि और इसके अलावा जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग पढ़ लिए। इतने प्रकार की पढ़ ली। आज के लेक्चर में जो लास्ट बाकी वो है, एक तो कवक जनित रोग, दूसरा है दूषित जल और रसायन से होने वाले रोग, एक है जीवन शैली से होने वाले रोग, और इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे जैसे कैंसर वगैरह तो वो देख लेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर में हमारे मानव रोग जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो देख लिया था, रोग 3 टाइप के होते हैं। जैसे एक तो होता है बाहरी आक्रमण से, जिसमें कोई भी सूक्ष्म जीव या परजीवी बाहर से हमारे शरीर में घुसपैठ करते हैं। तो उसमें होता है प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक किस टाइप के होते हैं। दूसरा होता है पर्यावरणीय प्रभाव, जो हमारे परिवेश और जल ही हमारे लिए विषाक्त बन जाता है, जैसे जल जनित रोग, एलर्जी, पर्यावरण से होने वाला ये रोग, पर्यावरण के दूषित होने से जो हमारे शरीर में रोग होती है वो। और दूसरा है आंतरिक असंतुलन, जब हमारी कोशिका या हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमारे क्या मतलब हमारी जीवन शैली से होने वाले जो रोग है वो आते हैं आंतरिक असंतुलन। तो ये सभी रोग तो हमने पढ़ लिए। इसमें एक बाकी कौन से, ये कवक जनित रोग, ये पहले पढ़ लेते हैं। मलेरिया वगैरह हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। ये सभी पायरिया, अमीबा, बायोसिस, कालाजार, अतिनिंगा। आज के में एक तो है कवक जनित रोग। 5 रोग है। कवक मुख्य रूप से त्वचा और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है? या तो हमारे त्वचा को या हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। उपचार के लिए आमतौर पर एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती है, जैसे फ्लूकोनाजोल। यह है क्या? फंगी है। फंगी के लिए एंटी फंगल दवाइयाँ, और एक एंटी फंगल दवाई का नाम क्या है? फ्लूकोनाजोल। तो सबसे पहला है दमा और अस्थमा। इसके कवक का नाम याद रखना क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये हमने कहाँ पढ़ा था पता है? संक्रामक रोग के जब अपवाद पढ़े थे तो उसमें एक दमा और अस्थमा भी था। तो ये क्या है? असंक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है? हमारे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और उपचार में क्या दी जाती है? एंटी फंगल दवाई, जैसे कार्टिसोन, साल्बुटामोल जैसी दवाइयाँ दी जाती है। ये तो होता है दमा और अस्थमा। एक है एथलीट फुट। इसका जो कवक है वो है टीनिया पेडिस। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे एथलीट फुट, तो कोई भी एथलीट होता है वो क्या पहनता है? पैड पहनता है, पैरों में पैड पहनता है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह। तो इसे याद रखना, टीनिया पेडिस किसका है? एथलीट फुट का। इसमें क्या होती है? पैरों की त्वचा में घाव हो जाते हैं। जैसे एथलीट और जो सैनिक वगैरह होते हैं वो लंबे समय तक तो पैरों में जूते पहनने रखते हैं, तो पैरों में पसीना वगैरह होकर फंगी हो जाती है। उसके साथ कारण उनके पैरों में क्या होते हैं? घाव हो जाते हैं। तो लॉन्ग टाइम जूते पहन के रखने के कारण ये होता है। एक है गंजापन। इसमें क्या है? टीनिया कैपिटिस। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि गंजा व्यक्ति क्या पहनता है? कैप पहनता है। तो इसे याद रख सकते हैं कि टीनिया कैपिटिस कवक से होता है। और इसमें क्या होता है? बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इसके बाद है दाद, जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। इसका कवक कौन सा है? ट्राइकोफाइटा। कौन सी फंगी है? ट्राइकोफाइटा फंगी है। और दाद में क्या होता है पता है? त्वचा संक्रमित हो जाती है। ये था दाद।
और एक अंतिम है वो है ब्लैक फंगस, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकोमाइसिस भी कहा जाता है। इसका कवक कौन सा है, म्यूकर या ऐसे ही क्या कहते हैं, ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इस ये क्या होता है, संक्रमित इंजेक्शन या ड्रिप शरीर में पहुंचकर, यदि हमें कोई संक्रमित इंजेक्शन या कोई ड्रिप लगा दे, उससे हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है क्या, म्यूकर फंगी। और इसमें क्या होता है, ये गंभीर संक्रमण का कारण बनता है, हमारे शरीर में क्या होने लगता है, संक्रमण होने लगता है। और ये विशेषकर कोरोना के बाद देखा गया। तो ये हमारे थे 5 फंगी जनित रोग थे। कौन कौन से, दमा, अस्थमा, एथलीट फूट, गंजापन, दाद और ब्लैक फंगस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रोग है वो है कृमि जनित रोग। हमने कल पढ़ लिए थे, इसमें 2 ही दिए हमने, लेकिन हमने 5 रोग पढ़ लिए। उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव, जब हमारा परिवेश ही खतरा बन जाए, परिवेश मतलब हमारे जो जल है वही दूषित हो जाए, उसमें रसायन घुल जाए, जल या हवा में रसायन घुल जाए, तो वो भी हमारा परिवेश हमारे लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। उससे होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से है, तो ये विभिन्न रसायन है, उनकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। दूषित भूमिगत जल या औद्योगिक कचरे के मौजूद भारी धातुओं की अधिकता गंभीर सिंड्रोम का कारण। तो विभिन्न रसायन और धातु की हवा या पानी में अधिकता के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे पारा, मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग। डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग। या मिनीमाटा रोग किस धातु की अधिकता से होता है, तो पारा की अधिकता से। इसके अलावा नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग। और फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस। इसमें क्या है, दांतों पर पूरे पीले धब्बे और कमजोरियाँ होने लगती है। और एक है तांबा, कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। तो ये थे हमारे पर्यावरणीय या दूषित जल और हवा से होने वाले रोग हैं। इसके बाद है एक टर्म आती है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है, ये क्यों होती है और इसके उपचार क्या है, 3 चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। एलर्जी क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली की अति प्रक्रिया। एलर्जी किसी बाहरी आक्रमणकारी से नहीं बल्कि धूप, धूल और परागकण के प्रति शरीर की अधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया। ये किसी बाहरी आक्रमणकारी को रोग कारक प्रवेश से नहीं होता है, ये हमारे जो शरीर धूल, धूप और परागकण से हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है, तो उस दौरान जो लक्षण देखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये एंटीजन या एलर्जन, जैसे ये धूल, धूप, परागकण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है, तो उस एंटीजन और एंटीबॉडी बनने के बीच में जो भी लक्षण दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। उस टाइम क्या होती है, हिस्टामिन रिलीज होती है। जब एलर्जन शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच की प्रतिक्रिया से लक्षण, ये जब एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करते हैं तो इसके बीच जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, छींकें आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है और त्वचा लाल होने लगती है। और इस प्रतिक्रिया के दौरान शरीर में क्या, हिस्टामिन रिलीज होता है। एलर्जी जब भी शरीर में होती है तो हमारा शरीर कौन सा रसायन उत्पन्न करता है, हिस्टामिन छोड़ता है। और इसका उपचार क्या है कि एलर्जी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो इसके उपचार के लिए एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाई दी जाती है। तो ये हो गया एलर्जी कहते किसे है, तो ये क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी की मध्य की प्रतिक्रिया से उत्पन्न जो लक्षण है वो। इसमें होता क्या है, हिस्टामिन रिलीज होता है, इसका उपचार क्या है, एंटी हिस्टामिन। इसके बाद है हमारे जीवन शैली से होने वाले रोग। जीवन शैली और कोशिका से, मतलब सेल की गति से तो कैंसर रोग होता है, और जीवन शैली से होने वाले रोग कैसे है, कौन कौन से, मधुमेह, मोटापा वगैरह। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या उपचार है, सभी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है कि कैंसर होता क्या है, तो कैंसर है कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है, कैंसर कहलाता है। हमारे शरीर की जो सेल्स है वो अनियमित और अनियंत्रित उसकी वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कैंसर। और कैंसर सेल्स का अध्ययन क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है,
या कैंसर जो सेल्स होती है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं इसे, ऑन्कोलॉजी। और वह जीन जो कैंसर सेल्स की वृद्धि करता है, हमारे शरीर में वह जीन जो कैंसर सेल्स की वृद्धि करता है उस जीन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोजीन कहा जाता है। तो याद रखना ऑन्कोजीन और ऑन्कोलॉजी। जो बाहरी कारक कैंसर उत्पन्न करते हैं, वे बाहरी कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्सिनोजन कहा जाता है। बाहरी कारक कौन कौन से जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, या तो कोई रसायन हो सकता है, इसके अलावा जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज है वो भी कैंसर उत्पन्न करती है, और इसके अलावा तंबाकू। तो ये तीनों चीज़ क्या है, कार्सिनोजन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद कैंसर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो है अर्बुद कैंसर जिसे बिन्जाइन ट्यूमर कहा जाता है, दूसरा है घातक कैंसर जिसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। अर्बुद कैंसर में क्या हो जाता है, ये कोशिका चारों ओर एक आवरण से ढकी होती है। इन सेल्स के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये शरीर किसी विशेष अंग को ही प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर को प्रभावित न करके किसी विशेष अंग को ही प्रभावित करते हैं, और ये ज़्यादा फैलती नहीं, जिस अंग में है उसी अंग में वो दिखती है। और उपचार क्या है इसमें, सामान्य क्या हो जाती है, सर्जरी हो जाती है। तो ये है अर्बुद कैंसर। और दूसरी चीज़ है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें क्या होता है, इन कोशिकाओं के चारों ओर आवरण नहीं होता, इनके चारों कोई आवरण नहीं होता, और ये एक अंग से दूसरे अंग में क्या करती है, फैलती है। तो ये अत्यधिक घातक है, क्योंकि ये जिस अंग में हो रही है उसे तो प्रभावित करेगा, इसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, और ये तेज़ी से फैलती है, और ये फिर क्या हो जाती है, जानलेवा। एक से अधिक अंगों में होगी तो जानलेवा होगी। और इसमें कौन से उपचार की जाती है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है। ये दो उपचार, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो उपचार कौन कौन से हैं, पहला तो है शल्य चिकित्सा, सर्जरी। सर्जरी में क्या होती है, जिस अंग की जो सेल्स प्रभावित है उन सेल्स को काटकर अलग कर दी जाती है, जो भी संक्रमित सेल्स है उन्हें काटकर अलग कर दी जाती है, वो सामान्य सर्जरी है। उसके अलावा दो चीज़ें, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्या होती है, तो कीमोथेरेपी में विभिन्न रसायनों की सहायता से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। देखो, वो सर्जरी में तो कैंसर सेल्स को काट कर ये अलग कर दिया, लेकिन इसमें काट के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक से अधिक अंगों में फैला हुआ है। सभी सेल्स को काट कर अलग कर देंगे तो वो तो फिर सभी सेल्स ही मर जाएगी। तो इसमें जो सेल्स है उनको विभिन्न रसायनों से, कोशिका जो भी संक्रमित सेल्स है उनको नष्ट किया जाता है। और इनमें कौन कौन से रसायन मुख्यतः यूज किए जाते हैं, एक तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसी दवाइयाँ इसमें उपयोग की जाती है। कौन सी, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये दोनों किस्में उपयोग की जाती है कीमोथेरेपी। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में जो रेडियो वेव्स होती है, जैसे गामा के विकिरण, तो इनमें गामा विकिरणों की सहायता से कोशिका को नष्ट किया जाता है। आखिरकार करना क्या, जो कैंसर सेल्स है उनको नष्ट करना है, या तो उसे काट कर अलग कर दो, या विभिन्न रसायनों के माध्यम से उन्हें नष्ट कर दो, या ये जो गामा रेज है उसके द्वारा उसे नष्ट कर दो। तो इस गामा किरणें विभिन्न आइसोटॉप से निकलती है, तो इसमें जो आइसोटॉप यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से है, समस्थानिक, जैसे सोडियम 24, एक मिनट, तो इसमें कौन कौन से, पहला है सोडियम 24, सोडियम 24, ये किसके ब्लड कैंसर में उपयोग होता है, तो ब्लड कैंसर में कौन सा आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है, सोडियम 24, जिसे क्या कहता है, ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। उसके बाद है कोबाल्ट 60, ये सामान्य कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है आयोडीन 131, ये थायराइड ग्रंथि के कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस 32, ये बोन कैंसर, अस्थि में यदि कैंसर हो जाए तो इसमें फॉस्फोरस 32 उपयोग किया जाता है। इसके बाद है मरकरी 203, ये ब्रेन ट्यूमर में उपयोग किया जाता है, मस्तिष्क का ट्यूमर हो जाए तो मरकरी 203 उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक है स्ट्रांसियम 90, स्ट्रांसियम 90 ये त्वचा कैंसर में उपचार किया जाता है। तो ये है सभी क्या आइसोटॉप है। उसके बाद जो हमारा अंतिम है वो है जीवन शैली से होने वाले रोग। जीवन शैली से होने वाले 3 रोग है, एक मोटापा, एक नोक्टूरिया और एक है डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहली चीज़ है मोटापा। क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि शरीर में जब फैट या वसा की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होता है, मोटापा। मोटापा क्या होता है, या तो शारीरिक व्यायाम की कमी, शारीरिक व्यायाम नहीं करते, या ज़्यादा फास्ट फूड का उपयोग किया जाता है, या भोजन का
अनिच्छा, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी खा लिया कभी भी सो गए, तो उससे हो सकता है मोटापा। इससे क्या होता है, मोटापा से शरीर में फैट बढ़ता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, शरीर में हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उच्च रक्तचाप होता है। और इसमें क्या भी हो सकता है, डायबिटीज और जो प्रजनन क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। तो ये है मोटापा। मोटापा किसी जीव से या रोग कारक से या उससे नहीं होता है, ये हमारी दिनचर्या खराब है, हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या भोजन का नीचे समय तो हो सकता है। इन्हें हम नियंत्रित भी कर सकते हैं यदि हम डेली शारीरिक व्यायाम करें, फास्ट फूड ना खाएं और टाइम से टाइम भोजन करें, तो इसका उपचार भी किया जाता है। इसके बाद एक है नॉक्टूरिया। ये कब होता है, जब युवाएं द्वारा रात तक अत्यधिक पेय पदार्थों का सेवन करने की जीवन शैली है। ज़्यादातर युवा, आजकल के युवा क्या करते हैं, लेट नाइट पार्टियों में से आते हैं और पार्टियों में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, रात में बार बार पेशाब लगने की समस्या आती है और इसमें सीधे तौर पर क्या प्रभावित होता है, उत्सर्जन तंत्र प्रभावित होता है। तो नॉक्टूरिया में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, वो है उत्सर्जन तंत्र। और इसमें क्या होता है, रात में बार बार पेशाब लगने की समस्या लगती है। तो ये दूसरा था नॉक्टूरिया, पहला मोटापा, दूसरा नॉक्टूरिया, और एक लास्ट है वो है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, यह रोग अग्नाशय की बीटा सेल्स के प्रभावित होने से इंसुलिन के निर्माण में कमी के कारण। डायबिटीज या मधुमेह क्या होता है पता है, हमारे शरीर का जो अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन निर्माण का कार्य करता है। इंसुलिन हमारे शरीर की जो डायबिटीज होती है, जो शर्करा होता है, उसको नियंत्रित करती है। लेकिन जब अग्नाशय की बीटा सेल्स प्रभावित हो जाती है तो ये या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उससे शरीर में क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ये होता है सामान्य 40 वर्ष की आयु से पहले होता है और टाइप 2 ये 40 वर्ष की आयु के बाद होता है। टाइप 1 ये क्या हो सकता है, आनुवंशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकता है। लेकिन जो टाइप 2 है ये आनुवंशिक न होकर जीवन शैली पर निर्भर करता है। टाइप 1 में प्रक्रिया क्या है, इसमें अग्नाशय की बीटा सेल पूरी तरह नष्ट नहीं होती, पूरी तरह नष्ट हो जाती है और इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता, बिल्कुल इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, पूरी बीटा सेल से नष्ट हो जाती है। जबकि इसमें क्या, बीटा सेल्स केवल प्रभावित होती है जिससे इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है। तो टाइप 1 में यदि इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा है तो उनको डेली क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन देना अनिवार्य हो जाएगा। तो उनके उपचार में क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और इसमें क्या, ऐसी बीटा सेल प्रभावित हुई है तो उनको जीवन शैली और आहार में सुधार करके उसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो हमारे जो जीवन शैली से होने वाला डायबिटीज है वो कौन सा है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है। इसके साथ हमारे सभी रोग क्या हो गए, कंप्लीट। हमने कौन कौन से जीवाणु जनित पढ़ लिए, वायरस जनित पढ़ लिए, प्रोटोजोआ जनित पढ़ लिए, कृमि जनित पढ़ लिए, कवक जनित पढ़ लिए, आनुवांशिक रोग पढ़ लिए, जीवन शैली के रोग पढ़ लिए, इसके अलावा विभिन्न रसायनों से होने वाले रोग पढ़ लिए, इसके अलावा हमने कैंसर पढ़ लिए, इतने सारे रोग पढ़ लिए। अभी आपके जो मानव रोग जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बाहर जाना संभव ही नहीं है। यदि आपने ये सभी नोट्स लिख कर और याद कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इस मानव रोग की जो भी PYQ है वो आपके साथ देख लेंगे, तो लास्ट एक क्लास PYQ हो जाएगी। उसके बाद हम मानव रोग को एकदम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने जो भी LDC, CET, RS की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भी ऐसे यूजफुल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।